क्या आप जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक ऐसा सेक्टर है जो तेजी से बदल रहा है और निवेशकों के लिए नए अवसर ला रहा है? हेलो फ्रेंड्स, मैं सोइल और स्वागत है आपका शेयर समाचार में। आज हम बात करेंगे हीरो फिनकॉर्प के आईपीओ की और यह भी जानेंगे कि इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, खासकर एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का भविष्य कैसा दिख रहा है। यह सिर्फ एक आईपीओ नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत है। क्या आप तैयार हैं इस डीप डाइव के लिए? सबसे पहले हीरो फिनकॉर्प को समझते हैं। यह हीरो मोटोकॉर्प, जो हमारे जाने माने टू व्हीलर निर्माता हैं, उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है। इसकी शुरुआत 1991 में हीरो होंडा फिनलीज एलटीडी के रूप में हुई थी और 2011 में यह हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड बन गई। यह कंपनी टू व्हीलर लोन्स, पर्सनल लोन्स, यूज्ड कार फाइनेंसिंग, एसएमई लेंडिंग और कमर्शियल लोन्स जैसे कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, खास तौर पर रिटेल ग्राहकों और एमएसएमईज को। मार्च 2024 तक हीरो फिनकॉर्प का असेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) 51,821 करोड़ था। इनमें से 65% रिटेल लेंडिंग से और 21% एमएसएमई लेंडिंग से आया था। कंपनी ने मार्च 2024 तक 1.18 करोड़ ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाई है। एक दिलचस्प बात यह है कि इसके 99% से अधिक टू व्हीलर लोन्स हीरो मोटोकॉर्प के डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से आते हैं, जिससे पेरेंट कंपनी के साथ एक मजबूत सिनर्जी बनती है। फाइनेंशियल रूप से मार्च 2025 को खत्म हुई क्वार्टर में हीरो फिनकॉर्प का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 69.85% गिरकर 40 रुपये 63 पैसे करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में यह 134 रुपये 74 पैसे करोड़ था। हालांकि सेल्स 10.07% बढ़कर 2,502 रुपये 20 पैसे करोड़ पर पहुंच गई। पूरे फिस्कल ईयर मार्च 2025 के लिए नेट प्रॉफिट 82.81% घटकर 109 रुपये 49 पैसे करोड़ रहा, जबकि सेल्स 18.60% बढ़कर 9,832 रुपये 73 पैसे करोड़ हो गई। अब बात करते हैं आईपीओ की। 28 मई 2025 को हीरो फिनकॉर्प को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए हरी झंडी मिल गई है। यह अप्रूवल, जिसे SEBI की रिसीविंग ऑब्जर्वेशंस कहा जाता है, 22 मई 2025 को मिला था, जब अगस्त में प्रीलिमिनरी आईपीओ डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए थे। यह आईपीओ 3,668 रुपये करोड़ का है, जो रॉयटर्स के अनुसार लगभग $430 मिलियन है। इस ऑफरिंग में 2,100 रुपये करोड़ के नए इक्विटी शेयर्स और मौजूदा निवेशकों द्वारा 1,568 रुपये करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। नए इश्यू से मिलने वाले पैसों का मुख्य उद्देश्य कंपनी की कैपिटल बेस को मजबूत करना है, ताकि यह अपनी लेंडिंग एक्टिविटीज, खासकर रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट्स में फ्यूचर फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। OFS में भाग लेने वाले शेयरहोल्डर्स में AHVF टू होल्डिंग्स सिंगापुर टू PTE LTD, API's ग्रोथ टू हिबिस्कस PTE LTD, लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट थ्रू विकास श्रीवास्तव और ऑटर LTD शामिल हैं। इस आईपीओ को JM फाइनेंशियल LTD, बोफे सिक्योरिटीज इंडिया LTD, HSBC सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट LTD, ICICI सिक्योरिटीज LTD, जेफरीज इंडिया प्राइवेट LTD और SBI कैपिटल मार्केट्स LTD जैसे बुक रनिंग लीड मैनेजर्स मैनेज करेंगे। इन इक्विटी शेयर्स को BSE और NSE दोनों पर लिस्ट करने का प्रस्ताव है। तो मार्केट की प्रतिक्रिया क्या है? हीरो फिनकॉर्प के आईपीओ को भारत के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में चल रही रिकवरी और बढ़ती क्रेडिट डिमांड का फायदा उठाने के लिए स्ट्रैटेजिकली टाइम्ड माना जा रहा है। द इम्प्रेसिव टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मार्केट एक्सपर्ट्स को इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स दोनों से मजबूत रुचि की उम्मीद है, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प के साथ इसका ब्रांड एसोसिएशन मजबूत है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है और फाइनेंशियल मेट्रिक्स भी सुधर रहे हैं। यह आईपीओ भारत के प्राइमरी मार्केट में एक व्यापक रिसर्जेंस का भी संकेत देता है, जिसने 2025 की शुरुआत में स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण एक सबड्यूड फेज देखा था, जिससे कई कंपनियों को अपनी पब्लिक ऑफरिंग प्लान्स को पोस्टपोन करना पड़ा था। हालांकि नई लिस्टिंग्स के लिए ओवरऑल सेंटिमेंट कॉशियस बना हुआ है। LSEG डेटा के अनुसार मई की शुरुआत में
2025 में इंडियन आईपीओज में बेचे गए शेयरों का मूल्य साल दर साल 5% कम था और इश्यूज की संख्या में 31% की गिरावट आई थी। इससे पता चलता है कि निवेशक सिलेक्टिव हो रहे हैं। 28 मई 2025 को हीरो मोटोकॉर्प का शेयर प्राइस लगभग 4,350 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जिसमें ईयर टू डेट रिटर्न लगभग 18% था, लेकिन हीरो फिनकॉर्प के आईपीओ के लिए आज तक कोई स्पेसिफिक ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) डेटा उपलब्ध नहीं है। नेपच्यून पेट्रोकेमिकल्स का जीएमपी नील था, जबकि प्रोस्टाम इन्फोसिस्टम्स का जीएमपी 23 रुपये 21.90% दर्ज किया गया था और एजिस वोपक टर्मिनल्स आईपीओ का मिनिमल जीएमपी 1 रुपया 0.43% था। यह नई लिस्टिंग्स के प्रति निवेशक के विचारशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। अब बात करते हैं व्यापक एनबीएफसी सेक्टर की। हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ भारत के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी सेक्टर के डायनामिक ट्रांसफॉर्मेशन और रिसर्जेंस को दर्शाता है, जिसके कई प्रमुख ड्राइवर्स हैं। सबसे पहला, रोबस्ट क्रेडिट डिमांड। इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में स्टेडी रिकवरी देखी जा रही है, जो विशेष रूप से रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट्स से बढ़ती क्रेडिट डिमांड से प्रेरित है। आईसीआरए के अनुसार एनबीएफसी क्रेडिट दिसंबर 2024 में लगभग 52 रुपये ट्रिलियन था और FY 2026 तक 60 रुपये ट्रिलियन से अधिक होने का अनुमान है। रिटेल एसेट्स, जो एक प्राथमिक विकास ड्राइवर हैं, FY 2023 FY 2024 के दौरान 23% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़े हैं। हालांकि आईसीआरए का अनुमान है कि एनबीएफसीज के लिए क्रेडिट ग्रोथ FY 2025 और FY 2026 में 13 से 15% तक मॉडरेट हो सकती है, जो पिछले 2 फिस्कल्स में 17% से कम है, लेकिन अंडरलाइंग डिमांड मजबूत बनी हुई है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एनबीएफसी लैंडस्केप को नया रूप दे रहा है। एक्सेंचर के एक अध्ययन से पता चलता है कि स्ट्रैटेजिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से लोन वॉल्यूम्स में 20% की वृद्धि और ऑपरेशनल कॉस्ट्स में कमी आ सकती है। एनबीएफसीज नई टेक्नोलॉजीज में सक्रिय रूप से निवेश कर रहे हैं और फिनटेक्स के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स बना रहे हैं, ताकि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट्स को कम किया जा सके, कस्टमर सर्विसिंग को बढ़ाया जा सके और पोर्टफोलियोज को de-risk किया जा सके। मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स के व्यापक उपयोग ने एनबीएफसीज को एप्लीकेशन से लेकर ईकेवाईसी और ई-सिग्नेचर तक पूरे लेंडिंग साइकिल में लो इनकम कस्टमर्स से जुड़ने में सक्षम बनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) जैसी टेक्नोलॉजीज मैनुअल अंडरराइटिंग प्रोसेसेस को ऑटोमेट करके इंस्टेंट, रियल टाइम लोन अप्रूवल्स को सुविधाजनक बना रही हैं। वीडियो केवाईसी और सिबिल स्कोर वैलिडेशन जैसे डिजिटल वेरिफिकेशन मेथड्स कस्टमर ऑनबोर्डिंग टाइम को काफ़ी कम कर रहे हैं। यह डिजिटल पुश अंडरसर्व्ड मार्केट्स, खासकर सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में, तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा बड़ा ड्राइवर है इंप्रूव्ड रेगुलेटरी ओवरसाइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एनबीएफसी सेक्टर को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे निवेशकों का विश्वास फिर से बढ़ा है। 2025 की शुरुआत में आरबीआई ने बैंक एक्सपोजर्स पर अच्छी रेटिंग वाले एनबीएफसीज के लिए रिस्क वेट्स कम कर दिए, जिसका उद्देश्य क्रेडिट फ्लोस को आसान बनाना था। आरबीआई ने लोन चार्जेस में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की फैक्ट स्टेटमेंट जैसे उपाय भी पेश किए हैं और बेहतर गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एनबीएफसीज सहित रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस (SROs) के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित किया है। हालांकि कुछ रेगुलेटरी एक्शंस का शॉर्ट टर्म में ग्रोथ पर असर पड़ सकता है, लेकिन उन्हें आमतौर पर सेक्टर की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा आरबीआई ने एनबीएफसीज को अपने फंडिंग सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे उनकी बैंक बोरोइंग्स पर निर्भरता कम हो गई है। इससे एनबीएफसीज को बैंक लेंडिंग में कमी आई है, जो नवंबर 2024 तक 7.7% तक कम हो गई थी, जबकि मार्च 2023 में यह लगभग 30% थी, जिससे एनबीएफसीज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और कमर्शियल पेपर्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से धन जुटाने में तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। चौथा फैक्टर है एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स। हालांकि इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर की ओवरऑल एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है,
जिसमें सितंबर 2024 में बैंक्स के लिए ग्रॉस एनपीए रेशियो 12 साल के निचले स्तर 2.6% पर आ गया है, लेकिन एनबीएफसीज के भीतर कुछ सेगमेंट्स अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। माइक्रोफाइनेंस, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स जैसी एसेट क्लासेस, जो रिटेल एनबीएफसी क्रेडिट का लगभग 28% हिस्सा हैं, FY 2025 में उच्च स्ट्रेस का सामना कर रही हैं, जिससे डेलिंक्वेंसीज और राइट-ऑफ्स बढ़ रहे हैं। ICRA का अनुमान है कि एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को छोड़कर, के लिए रिटर्न ऑन एवरेज मैनेज्ड एसेट्स, रोमा, FY 2025 FY 2026 में FY 2024 के स्तरों की तुलना में लगभग 30 से 50 बेसिस पॉइंट्स कम हो सकता है, मुख्य रूप से बढ़ती क्रेडिट कॉस्ट्स और कम्पिटिटिव प्रेशर्स के कारण। हीरो फिनकॉर्प का IPO सिर्फ एक नई लिस्टिंग नहीं है, यह भारत के फाइनेंशियल सेक्टर के बदलते परिदृश्य का प्रमाण है। मजबूत क्रेडिट डिमांड, तेजी से डिजिटल अडॉप्शन और एक सहायक, यद्यपि सख्त, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के साथ, एनबीएफसी सेक्टर निरंतर वृद्धि के लिए तैयार है। हालांकि अनसिक्योर्ड लोन्स में एसेट क्वालिटी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, ओवरऑल आउटलुक सकारात्मक बना हुआ है। यह IPO इस डायनामिक सेगमेंट में निवेशक के विश्वास का एक प्रमुख संकेतक होगा। क्या आप इस पर करीब से नजर रखेंगे? आपको हीरो फिनकॉर्प और एनबीएफसी सेक्टर के बारे में क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह डीप डाइव मददगार लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक इन-डेप्थ मार्केट एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Don't forget to subscribe and join our community. Link in bio. हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।